सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, उसके बाद कन्वर्जन करना। दो फॉर्म होती है, वेक्टर होता है, कार्टेशियन होता है, तो कन्वर्जन करना। कन्वर्जन के बाद एंगल निकालना। ये सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान है और नंबर इसमें स्कोर किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मैंने यहाँ लिख दी। अब बच्चे कुछ टॉपिक आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर इसमें मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और जितना मैंने करवाया क्लास के अंदर, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। तो जितना हम करेंगे डिस्कस अभी, उतना ही अच्छे से करके जाना। वेक्टर्स में आप देख सकते हो कि जितना हमने क्लास में डिस्कस किया था, उसके अलावा भी आपको तैयारी करनी पड़ी। जैसे कि कितने परपेंडिकुलर होते हैं, पढ़ा था ना हमने कि अगर दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर पता करने कितने होते हैं, तो यूनिट दो होते हैं, और परपेंडिकुलर वैसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। फिर आई क्रॉस जे का रिजल्ट क्या होगा, जे क्रॉस के का रिजल्ट क्या होगा, ऐसी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन। एक साइन थीटा बाय 2 वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसी के जैसा टेस्ट में कॉस थीटा बाय 2 वाला भी डाला मैंने। तो बच्चे ये सब चीजों के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, पर इस टॉपिक में जो करवा दिया वो बहुत है। ठीक है, तो यहां साइड में लिखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से फर्स्ट से दोबारा शुरू करना। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। लाइंस के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगला होगा लाइन क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर प्लेन। लाइन क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर प्लेन। इसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। पहला बच्चे इंटरसेक्शन पॉइंट, अगला है लाइन क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर प्लेन, और तीसरा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। अगला, व्हेन अ लाइन इज, व्हेन अ लाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से। व्हेन अ लाइन इज गिवन परपेंडिकुलर टू अनदर टू लाइंस। एक लाइन और दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आप सीखोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं, कर लिया नोट ये। उसके बाद अगला आता है बच्चा डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। और बच्चे इसके बाद लास्ट आता है इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चांसेस थोड़े कम है, पर आप इसका एक क्वेश्चन जरूर करके जाना। इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि अब सिर्फ लाइन से पेपर में पूछा जाने वाला है, 3D बस लाइन वाले से आएगा, तो ये वाला टॉपिक किसी भी हालत में इग्नोर करके मत जाना। क्लियर है यहाँ पर? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, और ये पूरा बेस है आपका। ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला, जो रेड में से लिखा है मैंने, ये सारा पार्ट बेस है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर ये बात अच्छे से आती होगी, तब जाकर के आप ये वाला पार्ट कर पाओगे ठीक से। क्लियर है यहाँ पर? तो पहले हमें इस पर कमांड लेनी है, रेड वाले पार्ट पर, उसके बाद इस ब्लू वाले पार्ट को अच्छे से कवर करना है। स्टार्ट करें, चलो। हाँ जी बच्चे, यहां देखना। हाँ जी,
अभी लाइन का कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप बस मुझे ये बताओ कि अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूं, यानी ए बी वेक्टर अगर ढूंढना हो, तो आप ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करते? बी माइनस ए, मतलब आप हमेशा टर्मिनल वाले में से क्या माइनस कर देते हो? इनिशियल वाला। ओबी में से जब भी आप ओ ए माइनस करोगे आपके पास ए बी वेक्टर निकल के आएगा। मैं सीधा माइनस करके बता देता हूं, पहले वाला 4i होगा, अगले वाला 1j होगा, और उसके बाद वाला 8k होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? ये बात समझ आई? बच्चे इतनी बात आपको हमेशा याद रखनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इतनी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हो, तो ऐसा करने के बाद ये आता है ए बी वेक्टर, और इसे कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ ए बी। ये जो आपने यहां निकाला, इसे क्या बोला जाएगा? डायरेक्शन ऑफ ए बी बोला जाएगा। तो एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, चाहे वेक्टर हो चाहे लाइन का कॉन्सेप्ट हो, दोनों में जब भी टर्मिनल में से इनिशियल माइनस होगा, आपके पास क्या निकल के आएगा? डायरेक्शन निकल के आएगी। क्लियर है यहां पर? अब शांति से बात समझना। अगर आपको ए बी वेक्टर गिवन है, तो बच्चे इसके पैरेलल, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसके पैरेलल अलग अलग जगह से पास करती हुई डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स आप ढूंढ सकते हो। जैसे मान लो इसका नाम मैंने रख दिया डीसी वेक्टर। क्या नाम रख दिया हमने इसका? डीसी वेक्टर। आपको पता है कि आप डीसी वेक्टर की भी डायरेक्शन ढूंढ सकते हो, जैसे एबी की आपने डायरेक्शन ढूंढी ना, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करके। एक बार दोबारा, तो जल्दी से लो। हाँ जी, जैसे आपने ए बी निकालने के लिए बी में से ए को माइनस किया, टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस किया, तो आपके पास ए बी की क्या निकल के आई? डायरेक्शन निकल के आई। बिल्कुल वैसे ही अब मैं सी डी की डायरेक्शन, डीसी की डायरेक्शन, या मैं बोलूं तो ई एफ की डायरेक्शन, ई माइनस बी, कोई भी नाम दे दो, एक्स वाई की डायरेक्शन, कुछ भी आप कह सकते हो इसको, किसी की भी डायरेक्शन निकाली जा सकती है अगर ये इसके पैरेलल होगा तो। ये सारे के सारे अगर इसके पैरेलल होंगे तो सबकी डायरेक्शन को ढूंढा जा सकता है। क्लियर है यहां पर? अब ध्यान देना, डीसी की डायरेक्शन होगी लैम्डा टाइम्स 4i प्लस 1j प्लस 8k के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? अगर आप ईएफ की डायरेक्शन निकालने जाओगे तो ईएफ की डायरेक्शन को बोला जाएगा म्यू टाइम्स 4i प्लस 1j प्लस 8k के बराबर। और अगर मैं एक्स वाई की बात करूं तो एक्स वाई शायद होगा अल्फा टाइम बीटा टाइम, कुछ भी बोल लो, 4i प्लस 1j प्लस 8k। बताओ जरा, सब में खास बात क्या है, सब में कॉमन बात क्या है? सबके सब डिपेंड करे किसके ऊपर? ए बी की डायरेक्शन के ऊपर। यानी अगर आपको एक की डायरेक्शन पता है तो उसके पैरेलल आने पर सबकी डायरेक्शन आप आराम से ढूंढ सकते हैं। बस फर्क किस चीज का होगा? सामने आने वाले कांस्टेंट का फर्क होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? अगर एक की डायरेक्शन पता है तो एक की डायरेक्शन से क्या ढूंढा जा सकता है? बाकी जो भी उसके पैरेलल होगा उसकी डायरेक्शन ढूंढी जा सकती है। क्लियर है यहां पर? अब हम वेक्टर में नहीं है, अब हम लाइन में। वेक्टर में तो खाली क्या करना होता है? डायरेक्शन बतानी होती है कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि उसकी लेंथ क्या होगी, वो बताना होगा। पर लाइन में ऐसा नहीं होता। लाइन एक इनफाइनाइट लाइन एक इनफाइनाइट चीज है जिसके अंदर हमें क्या करना है? एरो बनाना है, जिसका मतलब है कि ये ए से बी की तरफ जा तो रही है पर ए से बी पर जाकर के रुकी नहीं है। उसके बाद ये आगे बढ़ती जाएगी, कोई एंड नहीं है इसका। जैसे जैसे स्पेस आगे बढ़ेगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी लाइन भी क्या होगी? आगे बढ़ेगी। क्लियर है यहां पर? यानी खाली लाइन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लाइन के बारे में पता करना है तो डायरेक्शन के साथ साथ पोजीशन भी जुड़ जाती है। डायरेक्शन के साथ क्या जुड़ जाएगा? वेक्टर में खाली डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर लाइन में अब डायरेक्शन से खाली काम नहीं चलेगा। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पोजीशन और दूसरा क्या? डायरेक्शन। अगर आपको पोजीशन पता होगी और अगर आपको डायरेक्शन पता होगी तो आप पोजीशन और डायरेक्शन को मिलाकर के लाइन के बारे में ढूंढ पाओ। आई बात समझ? पक्का? देखो इसका लॉजिक तो मैंने दिया हुआ है पहले भी, पर अभी हमारा मेन मकसद है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। जब भी मैं लाइन की बात करूंगा, अब मैं वेक्टर की बात कर ही नहीं रहा, अब मैं लाइन की बात कर रहा हूं, तो अभी मैंने क्या समझाया? वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, पर लाइन में क्या जरूरी होता है? पोजीशन। और आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि अगर आप पोजीशन को डायरेक्शन के साथ जोड़ दोगे
तो क्या कहते हैं, अगर आप पोजीशन को डायरेक्शन के साथ जोड़ दोगे तो आप इन दोनों को जोड़ने के बाद किसकी इक्वेशन निकाल पाओगे, लाइन की इक्वेशन निकाल पाओगे। किसकी इक्वेशन निकाल पाएंगे, दो चीजें चाहिए, पोजीशन और डायरेक्शन। जब आप पोजीशन और डायरेक्शन को जोड़ दोगे तो अपने आप ही क्या निकल के आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आ जाएगी। क्लियर है यहां पर। और अभी मैंने आपको समझाया, अगर इस लाइन की डायरेक्शन नहीं पता, जो कि कभी नहीं पता होगी, अगर इस लाइन की डायरेक्शन नहीं पता तो किसकी डायरेक्शन से काम चलाना पड़ेगा, इसके पैरेलल कुछ भी होगा तो उससे काम चला लेंगे। अब आप बताओ, अगर पैरेलल दे रखा होगा, मान लो ऐसा एक वेक्टर आपको दे रखा है और इसके पैरेलल ये लाइन है, तो क्या सामने ए बी वाली लाइन को यहां पर कॉपी कर देंगे या उसके जैसा बिहेव कराने का ट्राई करेंगे, उसके जैसा ना। इसलिए डायरेक्शन बिल्कुल सेम नहीं होगा, आपको बाहर क्या लगा देना होता है, लैम्डा टाइम्स क्या लगा देंगे, वन वे इक्वेशन। अब बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी दो बातें, पोजीशन और डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ हमेशा क्या लगा के चलना है, लैम्डा टाइम्स। जब आप पोजीशन और लैम्डा डायरेक्शन को जोड़ दोगे तो अपने आप ही रिजल्ट किसके बराबर निकल के आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन के बराबर निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहां पर। अब देखो, हाँ मुझे यहाँ देखना, आपको ना ये वाला पॉइंट गिवन था ए वाला और ये वाला पॉइंट गिवन था बी वाला, और ये भी बता दिया कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हो। आप मुझे बताओ, ए बी, ए और बी गिवन होगा तो ए बी से क्या निकल जाएगा हमारे पास, ए बी वेक्टर। अगर इनिशियल पॉइंट गिवन है, टर्मिनल पॉइंट गिवन है, तो क्या निकाल लोगे। और ए बी वेक्टर निकालने का मतलब होगा, ए बी वेक्टर निकालने का मतलब होगा कि हमने डायरेक्शन ढूंढ ली है किसकी, ए बी की। हमने डायरेक्शन ढूंढ ली है किसकी, याद करो वेक्टर के कॉन्सेप्ट में इनिशियल और टर्मिनल से क्या निकल के आता है, डायरेक्शन निकल के आती है, डायरेक्शन रेशियोज निकल के आते हैं। तो हम ए बी से क्या ढूंढ लेंगे, डायरेक्शन ढूंढ लेंगे। नाम रख देते इसका 1i 2j और 3। डन या थोड़ा बहुत आता है 3D, मतलब ये पता है ना कि इक्वेशन ऑफ लाइन में पोजीशन और डायरेक्शन दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है यहां पर। और डायरेक्शन अगर इसकी नहीं पता, लाइन की डायरेक्शन नहीं भी पता, हाँ जी बच्चे, लाइन की डायरेक्शन अगर नहीं भी पता तो आप इसकी डायरेक्शन को ढूंढ सकते हो किसके बेसिस पर, जो इसके पैरेलल गिवन होगा उसके बेसिस पर। क्लियर है यहां पर। चलो एक मिनट सॉरी। अब बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए अभी हमने क्या डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होता है, दो चीजों का सम। एक तो उसमें पोजीशन इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स में खाली क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। पर लाइन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, खाली डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, और क्या चाहिए होगा, पोजीशन भी चाहिए होगी। तो पोजीशन और डायरेक्शन दोनों को लेकर के क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, अच्छे से क्लियर है इतना, पक्का। अब आगे, डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व कौन कर देगा, इसके पैरेलल आने वाला वेक्टर सॉल्व कर देगा। अगर आपको AB के बारे में पता है, AB की डायरेक्शन पता है, तो वही डायरेक्शन कॉपी कर लेना कहां पर, बोलो ना, AB वेक्टर नीचे है, वाली लाइन में। AB वेक्टर है, नीचे लाइन है, तो AB की डायरेक्शन को कॉपी कर लिया जाएगा कहां पर, लाइन की इक्वेशन निकालने में। बताओ जरा डायरेक्शन में यहां पर क्या लिखूंगा, क्या डायरेक्शन होगी लाइन, हाँ ज्योति आप बताओ। वेरी गुड, इसकी डायरेक्शन गिवन है और इसकी निकालनी है, तो एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं होगा, उसके लैम्डा। प्रोपोर्शन में होगा, लैम्डा टाइम्स होगा, तो यहां आगे लगा दिया लैम्डा। लैम्डा आगे क्या, 1i प्लस 2j, और आगे क्या, 3k। ये बात समझ आ गई सबको, पक्का। अब इसके बाद आते हैं पोजीशन पर। बच्चे पोजीशन हम अपने आप नहीं निकाल सकते, पोजीशन आपको क्वेश्चन बताएगा। आपको क्वेश्चन बताएगा कि लाइन किस वाले पॉइंट से पास करती है। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाइन पास करती है 5,8,7 से, तो आप बताओ पोजीशन को कन्वर्ट करना है वेक्टर में, क्या लिखोगे आप, यानी पोजीशन वाले की जगह पर आ जाएगा 5i, आगे बोलो प्लस 8j, और उसके बाद क्या आएगा 7k।
कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ये बात समझ आ गई। और इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन को भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जब भी आगे से 3D में कुछ भी अननोन होगा, आप हमेशा उसकी जगह पर कौन सा वेक्टर लिखोगे, आर वेक्टर। और जब भी कुछ नोन होगा, कुछ पता होगा, तो आप इसकी जगह पर कांस्टेंट वाले का इस्तेमाल करोगे, यानी आप उसे ए वेक्टर से या आप उसे बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करो। अननोन वाला क्या होगा, आर, और नोन नोन वाले क्या होंगे, ए या बी। इसका मतलब आर वेक्टर की इक्वेशन हमेशा किसके बराबर आएगी, ए वाला वेक्टर पोजीशन और साथ में आ जाएगा डायरेक्शन, यानी लैम्डा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, ये बात समझ आ गई। इसे कहा जाएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, ये बात पक्का समझ आ गई। तो याद इतनी सी बात रखनी है कि लाइन की इक्वेशन निकालने में दो चीजों का काम है, किसका, पोजीशन और डायरेक्शन का। पर वेक्टर में खाली दो ही, सॉरी, वेक्टर में खाली किसका काम होता है, डायरेक्शंस का। डन। अब अगला कॉन्सेप्ट, कार्टेशियन फॉर्म बाद में कराता हूं, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लो बच्चे, अब आपके पास एक लाइन गिवन है जो 2 पॉइंट से पास करती है। लाइन गिवन है जो 2 पॉइंट से पास करती है, यानी लाइन पर एक पॉइंट गिवन है 1, 2, 3, और अगले वाला पॉइंट आपको दे रखा है मान लो 5, 1, 9। डन। यार 2 पॉइंट गिवन होते हैं, 2 पॉइंट गिवन होते हैं, तो 2 पॉइंट से क्या निकलता है हमारे पास, वेक्टर में क्या पड़ा है कि इक्वेशन गिवन होगा, टर्मिनल गिवन होगा, तो क्या निकलेगा हमारे पास। इसका मतलब ए और वेक्टर बी दोनों का इस्तेमाल करके सबसे पहले क्या निकालने बैठोगे आप। और मुझे एक बात बताओ, अगर ए वाला पॉइंट गिवन है, बी वाला पॉइंट गिवन है, तो क्या इस वाले केस में किसी पैरेलल का होना जरूरी है, क्या नहीं किसी सर। और पैरेलल वेक्टर का होना जरूरी होगा, बिल्कुल नहीं। वो जो पैरेलल वाला वेक्टर होता वो क्या बताता आपको, वो डायरेक्शन बी बताता। माइनस ए। और अगर यहां पर भी 2 पॉइंट आपको गिवन है, ए और बी वाले पॉइंट गिवन है, तो आप अपने आप भी क्या निकाल सकते हो, यहां से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। पर डायरेक्शन निकालोगे कैसे, अगर ए इनिशियल पॉइंट है और बी टर्मिनल पॉइंट है, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, बी माइनस ए। बी माइनस ए। इसका मतलब डायरेक्शन निकालने वाला काम बहुत ही आसान हो गया। क्या करना पड़ेगा, बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा, 5 में से 1 को माइनस करेंगे, आई कैप आ गया, 1 में से 2 को माइनस करेंगे, जे कैप आ गया, उसके बाद 9 में से 3 को माइनस कर देना, क्या आ जाएगा, के कैप। हमने डायरेक्शन ढूंढ लिया। क्लियर है यहाँ पर, डायरेक्शन हमेशा लैम्डा टाइम्स होगा, हमेशा लैम्डा टाइम्स। तो आगे क्या लगा दिया हमने, पर खाली लाइन में डायरेक्शन से काम नहीं चलता, डायरेक्शन के साथ और क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। और ऐसा करने के बाद हमारे पास निकल के आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकल के आ जाएगा, पोजीशन का मतलब होता है लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट गिवन, थोड़ा घुमाओ बाहर से, हाँ जी। पोजीशन का मतलब होता है लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट। तो अब जरा मुझे बताओगे, लाइन पर आने वाला कोई पॉइंट हमें गिवन भी है कि नहीं है, कौन सा, ए। ए वाला भी गिवन है और बी वाला भी गिवन है। आप दोनों में से किसी भी एक पॉइंट का इस्तेमाल करोगे, आंसर आएगा। पर पेपर में यूज क्या करके आना है, ए वाला, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में भी क्या आएगा, ए वाला। आंसर सबसे आता है, पर आप टेली करवाने के लिए क्या यूज करोगे, ए वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यूज करोगे। तो यहां रिजल्ट आ जाएगा 1 आए, आप बोलो 1 आए, आगे 2J, और क्या, यानी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बिल्कुल डिट्टो वही है। बस यहाँ पर फर्क क्या पड़ा, पैरेलल देने की जगह पर 2 पॉइंट दे दिए, इन्हीं से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्लियर हुई बात है, पक्का। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 पॉइंट होने पर आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, आगे बोलो, प्लस लैम्डा। बी और माइनस। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन निकालने के लिए बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। डन। यहाँ जब भी हम ऐसा करेंगे इसे बोला जाएगा वेक्टर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई है। पहला, अगर डायरेक्शन यहां गिवन नहीं है, लाइन पर गिवन नहीं है, तो लाइन के पैरेलल गिवन होगी। अगर लाइन के पैरेलल गिवन है, तब भी आप आराम से पोजीशन डायरेक्शन लेके इक्वेशन निकाल लोगे। और लाइन पर ही अगर 2 पॉइंट गिवन होंगे, तब भी आप आराम से पोजीशन डायरेक्शन ढूंढ के इक्वेशन निकाल लोगे।
क्लियर यहां पर? पक्का? पक्का? चलो आगे बढ़ो। अब इसके बाद बारी आती है कार्टीजन इक्वेशन निकालने की। कार्टीजन का मतलब होता है कि अब आपको जो रिजल्ट है वो आई कैप, जे कैप और के कैप में नहीं चाहिए। क्लियर यहां पर? कार्टीजन में अब आई जे के नहीं चाहिए, उसकी जगह पर एक्स वाई जेड चाहिए। कार्टीजन में अब क्या नहीं चाहिए? आई जे के नहीं चाहिए। आई जे के कहां मिलेगा? वेक्टर में मिलेगा। क्लियर यहां पर? और कार्टीजन में आई जे के की जगह पर क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो आगे से हमें ये सब नहीं चाहिए, आई जे के नहीं चाहिए, इसकी जगह पर अब एक्स वाई जेड लेकर के आना है। देखो जरा कैसे होगा। देखो सारा ध्यान यहां। लाइन पर एक पॉइंट आता है कि लाइन पर लाखों करोड़ों पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट है। सारे पॉइंट को यहां लिख पाना, एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट को लिख पाना किस तरीके से पॉसिबल होता है? सारे पॉइंट इस में आ जाए, उसके लिए आप यहां पर क्या लेकर के आओगे, क्या लिखोगे कि सारे पॉइंट कवर हो जाए? सारे पॉइंट कवर करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और स्पेसिफिक पॉइंट कवर करने के लिए, यानी किसी एक खास पॉइंट के बारे में बताने के लिए हम कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर यहां पर? अब आप पोजीशन की बात करोगे तो पोजीशन बच्चे एक खास पॉइंट था कि इस जगह से पास करता है, और डायरेक्शन भी आपने ढूंढ लिया कि डायरेक्शन इसके जैसा ही होना चाहिए। ये भी खास है, ये भी स्पेसिफिक है। इनमें अभी वेरिएबल लेट करने की जगह कहां बची? आर वेक्टर की जगह पर। कहां पर? और वैसे मैंने आपको कहा था ये वाला नोन वेक्टर होगा और ये वाला भी नोन वेक्टर होगा। अननोन वाला कौन सा है? आर है ना। अननोन वाला कौन सा है? तो वेरिएबल लिखने की जगह किसके पास है? आर वाले के पास है। आप इस आर वाले की जगह पर लिखोगे एक्स आई, आगे बोलो क्या होगा? 5j, उसके बाद जेड के, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? और इक्वल टू रखोगे इनका एडिशन, ऐड करना आएगा। 5i के साथ जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा? लैम्डा आई। उसके बाद 8j के साथ जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा जे। और 7k के साथ जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या निकल के आ जाएगा? 3 लैम्डा के। आप यहां से आई कैप कॉमन लेना तो 5 प्लस लैम्डा आई आ गया। फिर उसके बाद जे कॉमन लेना तो 8 प्लस 2 लैम्डा जे आ गया। और उसके बाद के कॉमन लेना तो 7 प्लस 3 लैम्डा क्या आ गया? के आ गया। डन? रट्टा लगवाने को तो सीधा भी लगा सकता था, पर ये याद होगा ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस ट्रिक से अपने आप से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर पाओ। बढ़े आगे? हाँ जी बढ़े आगे। अब जरा एक बार ट्राई करना और बताना, इधर भी एक वेक्टर आ रहा है, इधर भी एक वेक्टर आ रहा है, और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आमने सामने वाले वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? आमने सामने वाले वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? इक्वल वेक्टर्स बोला जाएगा। और बच्चे अगर ये इक्वल वेक्टर है तो आप इन्हें कंपेयर कर सकते हो। एक्स बराबर होगा किसके? वाई बराबर होगा किसके? और जेड बराबर होगा किसके? 7 प्लस 3 लैम्डा के। एक बार बताओ, तीनों इक्वेशन में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है? तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 5 कर देना, और ये किसके बराबर होगा? अगले वाले में बोलो, y माइनस 8 इक्वल टू 2 लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए 2 को कहां भेजोगे? आगे बोलो और क्या होगा लास्ट वाले में? z माइनस 7 अपॉन में इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? अगर सारे लैम्डा के बराबर है, अगर सबके सब लैम्डा के बराबर है, तो आप तीनों को कंपेयर कर सकते हो। रिजल्ट आएगा x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 8 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन में 3। और जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो नीचे क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात आप समझते हो, जीरो मत लिख देना। क्या आएगा? 1 आएगा। आगे बढ़े। ये सब इक्वल टू लैम्डा। अब ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को ही कहा जाता है कार्टीजन इक्वेशन। यहाँ पे सब बराबर आ गए ना, क्योंकि सब लैम्डा के इक्वल है, तो इसी को कहा जाएगा कार्टीजन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब जहां सब बराबर हो।
क्लियर यहां? अब आप ये देखो कि हुआ क्या, इसको देखो, यहां से याद करना आसान होगा। हम अल्टीमेटली लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे, करेक्ट है ना? सब किसके बराबर आए? लैम्डा के बराबर आए। इस वाले पार्ट को ऐसे दिमाग में ओपन कर लो, आर वेक्टर किसके बराबर है? नहीं नहीं, आर वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या मानोगे? कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। एक्स आएगा, वाई आएगा। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले पोजीशन को क्या करना पड़ेगा? इधर भेज के माइनस करना पड़ेगा। अब देखो कार्टिजन में एक्स में से माइनस हो रहा है 5, फिर इधर आएगा 8, तो वाई में से माइनस होगा 8, और इधर आएगा 7, जेड में से माइनस कर दिया हमने किसको? 7। आई बात समझ? तो हर बार आर में से क्या माइनस होगा? पोजीशन डायरेक्शन। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए अब ये जो बचा होगा इसको डिवीजन में भेजना पड़ेगा। एक बार चेक करना, पहले वाले डिवीजन के नीचे क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 था इसलिए 1 आ गया। अगले वाले के डिवीजन में क्या आएगा, और उसके बाद वाले के डिवीजन में क्या आएगा? यानी ये सब करने की जगह अगर मैं सीधा सीधा इस इक्वेशन से वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकल जाएगी? लैम्डा निकालने के लिए आर में से पहले किसको माइनस करना और डिवाइड कर देना किसके साथ? बस इतनी बात याद रखना कि एक्स वाला पार्ट इक्वल होगा वाई वाले पार्ट के, और वो बराबर होगा किसके? जेड वाले पार्ट के। सब अलग अलग होंगे पर आपस में बराबर होंगे। सब अलग अलग होंगे, एक्स अलग, वाई अलग, जेड अलग, पर आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? यहां पर ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन। डन? समझ आ गया? अब बच्चे ये सब, ये बिना डिराइव किए, बिना डेरिवेशन के, बिना ये सब किए, आप मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में अगर मुझे इसे कार्टेशियन में चेंज करना होगा तो मैं इसे दिमाग में ओपन कर लूंगा। कैसे ओपन कर लेंगे, क्या मान लेंगे यहां पर? और एक्स वाई जेड में से माइनस करना पड़ेगा क्या क्या? एक्स में से माइनस होगा क्या? 1, वाई में से, जेड में से, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? और डायरेक्शन सॉल्व की होगी तो अपने 5 माइनस 1 यानी 4 आया होगा, 1 माइनस 2 यानी कि -1, और 9 माइनस 3 यानी कि 6 आया होगा। इससे आपको डिवाइड करना होगा और ये सब इक्वल टू किसके होंगे? लैम्डा के बराबर होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? आगे ये बात समझ? चलो, अब मुझे बता दो कि कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन निकालने में प्रॉब्लम है कोई? एकदम अच्छे से क्लियर है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन बचे, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5 and which is parallel and which is parallel to and which is parallel to the vector 2i plus 2j minus 3। हाँ जी, करें स्टार्ट इसको। देखो, तो दो इक्वेशन है, पहली वेक्टर और दूसरी कौन सी है? कार्टेशियन। दोनों निकालनी है हमें। मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करके बस देखना चाहता हूँ, कोई कंपल्शन नहीं है कि फिगर ड्रॉ करनी है, बिना फिगर के ही क्वेश्चन करना है। मैंने फिगर ड्रॉ की और फिगर ड्रॉ करने के बाद एक लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो लिख रहा हूं। बताना लाइन के बारे में दो चीजों में से क्या पता है? मैं पोजीशन पता है कि डायरेक्शन पता है? लाइन कहां से पास कर रही है आपको बता दिया, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5। जहां से वो पास करती है वो क्या बन जाता है? पोजीशन। और गिवन है कि ये लाइन पैरेलल है किसी वेक्टर के। ये लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हैं 2i, 2j और 3 के।
अब आप मुझे ये बताओ, कि इसके डायरेक्शन कैसे निकालू, बिना डायरेक्शन के तो सॉल्व नहीं कर सकता। इसके ऊपर डायरेक्शन वाला कैसे डायरेक्शन, निकालूं? ऊपर वाले को लैम्डा टाइम्स करना पड़ेगा, तो यहां लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले वेक्टर फॉर्म में। आप एग्जामिनर को बताओगे कि हम यहां पर जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे रिप्रेजेंट होती है, आर वेक्टर यानी अननोन से, और ये अननोन बराबर होगा दो नोन के। कौन से दो नोन? पोजीशन यानी ए वेक्टर और डायरेक्शन यानी लैम्डा बी वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ए वाले वेक्टर की वैल्यू अगर प्लेस कर दी जाए तो रिजल्ट आएगा 3i 4j, और क्या आएगा? और इसके बाद अगर लैम्डा टाइम्स कर दिया जाए तो रिजल्ट आएगा लैम्डा टाइम्स 2i 2j, और क्या आएगा? -3। हमारे पास आ गया आर वेक्टर इक्वल टू 3i 4j 5k और लैम्डा टाइम्स इतना। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ये हो गया बच्चे कौन सी इक्वेशन? तो आप इसे यहां पर इसी फॉर्म में छोड़ देते हो, इसके अलावा आपको ये सब इकट्ठा नहीं करना होता। इकट्ठा कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आप यहां छोड़ सकते, और यही छोड़ना भी आपने। इसके बाद अब हमें कार्टिजन फॉर्म निकालनी है। कार्टिजन फॉर्म में इसको दिमाग में ओपन करना है। बताओ आर वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे? एक्स वाई जेड। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्स अलग लिख करके वाई, और थोड़ा सा और अलग करके जेड। डन। इस एक्स वाई जेड में से ज्योति पहले क्या माइनस करेंगे हम? हाँ, पोजीशन को माइनस करेंगे, यानी एक्स में से माइनस होगा पहले 3, वाई में से 4, और जेड में से कर दिया माइनस। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए समझ इन वैल्यूज का क्या करेंगे? डिवीजन में डाल देंगे। तो पहली वैल्यू क्या है? जो वैल्यू दे रखे डालते जाओ, 2, अगले वाला भी 2, उसके बाद वाला। ये सब आपस में इक्वल होंगे और सब किसके बराबर होंगे? अगर आप लैम्डा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तब भी माना जाता है कि किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो आप अपने आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते। डन। ये बात समझ आ गई सबको? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the which passes through the point -2, 4, -5। अब अच्छा, इसमें आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। ये क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही, पर जानबूझ के आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे देगा, आप उससे कंफ्यूज हो सकते हो। कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। कॉन्सेप्ट आएगा तो आराम से क्वेश्चन भी कर पाओगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच passes through the point -2, 4, -5 and parallel to the line given by x plus 3 by 3 equal to y minus 4 by 5 equal to z plus 8 by 6। ये क्वेश्चन है हमारा। चलो समझाना शुरू करता हूं। हाँ जी, स्टार्ट करें। क्या देखो, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है जिसकी पोजीशन पता है, खाली क्या गायब है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, तो अपने आप ही डायरेक्शन भी ढूंढ लो। क्या लिखा हुआ है? ये लाइन जो -2, 4, -5 से पास कर रही है, ये क्या है? किसके पैरेलल है?